मूवी की स्टार्टिंग एक आदमी से होती है जो बीच पर वॉक कर रहा होता है और तभी उसको वहाँ एक गेम मिलती है जिसका वो अपने घर ले आता है। ये आदमी होता है 1996 का, जहाँ बच्चे वीडियो गेम्स खेलते थे, लेकिन ये स्मार्ट वीडियो गेम्स नहीं होती बल्कि वो कैसेट वाली वीडियो गेम्स होती हैं। जब उस आदमी के घर का एक बच्चा उस गेम को देखता है तो वो उसको लूडो जैसा लगता है और फिर वो उसको साइड में रख देता है। रात को उस बच्चे को उस गेम में से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो बच्चा उस गेम को ओपन करता है तो उसमें उसको एक कैसेट मिलती है। वो बच्चा कैसेट लेकर उसको अपनी वीडियो गेम में लगाता है और लगाते ही हमें उस रूम से बहुत तेज रोशनी निकलती हुई दिखती है और वो बच्चा हमेशा के लिए उस गेम के अंदर चला जाता है। इसके बाद मूवी की कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है और अब हमें 2017 का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्पेंसर होता है और वो अपने दोस्त फ्रिज का होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है। फिर हमें एक लड़की बेटनी दिखाई जाती है जो सोशल मीडिया एडिक्ट होती है। उसको अपने फोन में फोटो क्लिक करने का भी एडिक्शन होता है। वो हमेशा सोशल मीडिया पर ही बिजी रहती थी। इधर फ्रिज जबरदस्ती स्पेंसर से अपना होमवर्क कराया करता था। एक दिन फ्रिज स्पेंसर से कहता है कि तुम मुझे 20 मिनट में फ्रेक हाउस के बाहर मिलो। बच्चे इस घर को फ्रेक हाउस इसलिए कहते थे क्योंकि ये वही घर है जहाँ से 20 साल पहले वो बच्चा यानी कि एलेक्स गायब हुआ था। फिर हम देखते हैं कि बेटनी अपनी क्लासरूम में बैठकर टीचर के सामने ही वीडियो कॉल कर रही होती है, जिसके लिए उसकी टीचर उसको पनिशमेंट देती है। इसके बाद हम मार्था को देखते हैं जिसका आर्ग्यूमेंट अपनी जिम टीचर के साथ हो रहा होता है और फिर टीचर उसको पनिशमेंट दे देती है। इधर हम देखते हैं कि फ्रिज के टीचर को पता चल जाता है कि उसने अपना प्रोजेक्ट स्पेंसर से बनवाया है और इसके लिए टीचर्स उन दोनों को पनिशमेंट देते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल उन चारों बच्चों को स्कूल के बेसमेंट में ले आते हैं जहां वो उनको उनकी पनिशमेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि तुमको सारी पुरानी मैगजीन्स में से स्टेपलर पिन हटानी है। चारों बच्चे ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो अपना सारा दिन ऐसे वेस्ट करे। फिर तभी उनको एक साइड में एक वीडियो गेम मिल जाती है। ये वीडियो गेम शायद एलेक्स के फादर ने ही स्कूल को डोनेट किया था। वो इस गेम को टीवी से कनेक्ट करते हैं और जैसे ही गेम कनेक्ट होता है स्पेंसर और फ्रिज गेम खेलने लग जाते हैं। वो दोनों मार्था और बेटनी को भी खेलने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही गेम स्टार्ट होती है उसमें स्पार्कल होता है, फिर वो गेम बंद हो जाती है और साथ में बच्चे भी उसके अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब था कि अब ये चारों बच्चे जुमांजी पहुंच चुके थे। जब इन बच्चों ने गेम खेलना स्टार्ट किया था तो इन्होंने अपना एक एक कैरेक्टर चूज किया था और इसलिए अब स्पेंसर चेंज हो गया था ब्रेवस्टोन में, मार्था बदल गई थी रूबी राउंड हाउस में, फ्रिज बदल गया था फ्रैंकलिन फिनबर में और बेथनी बदल गई थी प्रोफेसर शेली में। इन चारों के पास ही अपने अपने प्लस पॉइंट थे और वो क्या थे ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब वो चारों अपने अपने कैरेक्टर को देखते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग थे। स्पेंसर अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था और मार्था एक ब्रेव गर्ल बन चुकी थी। बेथनी अब एक मोटा प्रोफेसर में बदल गई थी और फ्रिज अब छोटी हाइट का बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर बन गया था। बेथनी अपने इस न्यू अवतार को देखने के लिए पानी के पास जाती है और तभी एक डायनासोर पानी से बाहर आता है और बेथनी को खा जाता है। बाकी के तीनों बच्चे ये देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ सेकंड्स में बेथनी आसमान से नीचे गिर जाती है। फिर वो चारों अपने हाथ में बनी 3 लाइंस को देखते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि वो अब इस गेम के पार्ट बन चुके हैं। उनको ये भी पता चल जाता है कि अब उनके पास 3 लाइफ्स है और जैसे ही अभी बेथनी को डायनासोर ने खा लिया था लेकिन फिर भी वो जिंदा हो गई थी, इसका मतलब था कि उसकी एक लाइफ खत्म हो चुकी है और अब इसके पास सिर्फ जीने के लिए 2 ही लाइफ का मौका है। इसके बाद वो देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे एनिमल्स आ रहे होते हैं और तभी वहाँ निगेल अपनी कार लेकर उनको पिक करने के लिए आ जाता है। निगेल एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है और उसको जितना फीड किया गया था उसको उतना ही बोलना था। निगेल उन चारों को जुमांजी में वेलकम करता है और फिर उनको इस गेम के बारे में बताना स्टार्ट करता है। निगेल बताता है कि काफी साल पहले इस गेम में ब्रेमस्टोन और वैन पैलेट साथ में काम किया करते थे और वैन पैलेट को एक डायमंड चाहिए था जो जंगल के बीच में एक जैगुआर की मूर्ति की आई में लगा हुआ था। वैन पैलेट इस गेम का मेन विलन होता है। वैन पैलेट उस जैगुआर की आई में से उस डायमंड को निकाल भी लेता है और फिर उसकी सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती है। फिर वो जंगल शापित हो गया था और सारे एनिमल्स भी वैन पैलेट की बात ही मानने लग गए थे। जैगुआर की आंखों में लगा हुआ डायमंड ही इस पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करता था। निगेल उनको बताता है कि एक रात को उसने वैन पैलेट से उस डायमंड को चुरा लिया था। निगेल अब वो डायमंड ब्रेवस्टोन को दे देता है और कहता है कि तुम्हें इस डायमंड को फिर से जैगुआर की आंखों में लगाना होगा और जब तुम इस डायमंड को फिर से जैगुआर की आंखों में लगा दोगे तो ये जंगल श्राप मुक्त हो जाएगा और फिर तुम भी यहाँ से अपने घर वापस जा पाओगे। निगेल ये भी कहता है कि तुम सबको ये गेम जुमांजी का नाम लेकर खत्म करनी है। निगेल वहाँ से जाने से पहले ब्रेवस्टोन को एक मैप देकर जाता है जिसमें आगे का सारा रास्ता था। निगेल के जाने के बाद जब वो मैप ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि मैप तो बिल्कुल खाली है। बेथनी कहती है तुम पागल हो, मुझे तो इस मैप में सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ उनको पता चलता है कि बेथनी एक प्रोफेसर है और वो मैप पढ़ सकती है। बेथनी मैप को देखती है और बताती है कि इसमें से इसका एक पार्ट मिसिंग है और अभी वो लोग पहाड़ों के बीच में बिल्कुल सही रास्ते पर है। तभी ब्रेवस्टोन के हाथ उसकी बॉडी पर लग जाता है जिससे एक पावर पैनल ओपन हो जाता है जिस पर उन सभी के पावर्स और वीकनेस
वीकनेस लिखी हुई थी। हमें पता चलता है कि ब्रेवस्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है और तेज स्पीड वाला है और उसमें वीकनेस कोई नहीं थी। फिर फ्रिज अपनी पावर्स और वीकनेस चेक करता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब था कि वो एनिमल से बात कर सकता था और उसको सारे एनिमल्स के बारे में डिटेल्स में पता था। और उसकी वीकनेस थी केक, मतलब कि अगर वो केक खाएगा तो वो मर जाएगा। मार्था की स्ट्रेंथ होती है कि वो एक फाइटर डांसर है और उसको कराटे भी आते थे। उसकी वीकनेस वेनम थी। बेथनी की स्ट्रेंथ थी कि वो मैप अच्छे से पढ़ना जानती थी और उसको रास्ते के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अब उन चारों को समझ आ गया था कि वो इस गेम का पार्ट है और अगर वो जुमांजी को बचा लेंगे तो वो अपने घर वापस जा पाएंगे। इसलिए अब हमें ये गेम खेलना और जीतना दोनों पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बाइकर्स उन चारों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो चारों उनसे बच के भागते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। चारों एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनमें से शूटर बेथनी को शूट करने ही वाला था। तभी मार्था उनसे फाइट करके उनको मार गिराती है। इधर फ्रिज अब तेज नहीं भाग पा रहा था और इसलिए ब्रेवस्टोन उसको अपने कंधे पर उठाकर वहां से भागने लगता है। फ्रिज के बैग में ब्रेवस्टोन के लिए बहुत सी चीजें रखी होती है जिसमें से एक बूमरैंग निकलता है। ब्रेवस्टोन बूमरैंग को उन शूटर्स पर मारता है और वो शूटर्स एक एक करके मरने लगते हैं। फिर वो चारों भागते भागते एक बहुत बड़े वाटरफॉल के सामने आ जाते हैं जहाँ उनके पास उसमें जंप करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो चारों वाटरफॉल में जंप कर देते हैं। तभी मार्था को रियलाइज होता है कि उसको एक गोली लग गई थी और मार्था वहीं मर जाती है। लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद ही वो भी दोबारा से आ जाती है। इसका मतलब था कि बेथनी और मार्था की एक एक लाइफ खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वो मैप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें लिखा था कि मैप का एक टुकड़ा तुमको बाजार में मिलेगा। फिर वो चारों अपने आगे के रास्ते क्लियर करते हैं और इस बीच स्पेंसर और फ्रिज के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है। फ्रिज इन सब के लिए स्पेंसर को ब्लेम करता है और कहता है कि तुमको इस गेम को खेलना ही नहीं चाहिए था। स्पेंसर कहता है कि सिर्फ मेरे इस गेम को खेलने की वजह से तुम इन सब में नहीं फंसे हो। वो फ्रिज को चुप होने के लिए कहता है और उसको उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है। फ्रिज को अपनी बॉडी पर हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो इस टाइम पर भी स्पेंसर को खुद से कम समझता है और फिर वो स्पेंसर को एक खाई के अंदर धक्का दे देता है जिसकी वजह से स्पेंसर की भी एक लाइफ चली जाती है। स्पेंसर जब वापस आता है तो वो सब कहते हैं कि तुम सब आपस में फाइट करके कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे और फिर हमारे पास सिर्फ लिमिटेड लाइफ ही है जिनको हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। फिर ये चारों मैप का लास्ट पार्ट ढूंढने के लिए एक मार्केट में चले जाते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि फ्रिज की वीकनेस केक होता है, लेकिन जब उसको बाजार में भूख लगती है तो वो केक खा लेता है जिसके बाद वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है और इसी तरह फ्रिज की भी एक लाइफ कम हो जाती है। कुछ टाइम के बाद उन लोगों के सामने एक बच्चा आ जाता है जो उनका वहाँ वेलकम करता है। वो कहता है वेलकम टू द जुमांजी। वो ब्रेवस्टोन को देखता है और कहता है कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वो बच्चा उनको एक पहेली बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने अपनी आंखें झपकाई तो ये तुमको मार सकता है। पहेली सुनने के बाद वो चारों वहाँ से एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाकर सभी ब्रेवस्टोन को आगे कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसलिए तुम सबसे आगे जाओ। स्पेंसर आगे बढ़कर उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक ब्लैक माम्बा होता है। स्पेंसर उसको देखते ही बॉक्स को बंद कर देता है। तभी फ्रिज वहाँ ब्लैक माम्बा के बारे में बताने लगता है क्योंकि वो यहाँ एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर होता है। फ्रिज बताता है कि ये ब्लैक माम्बा है जिसका वेनम दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो बताता है कि अगर इसका सीरम किसी पर भी लग जाए तो वो एक सेकंड के अंदर ही मर सकता है, लेकिन उससे लगातार आंख कौन मिला पाएगा? अगर हम उससे लगातार आंख मिला पाएंगे तभी हमें उस बॉक्स में रखे अवार्ड को ले पाएंगे। स्पेंसर कहता है कि ये काम मैं करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही वो उस बॉक्स को दोबारा ओपन करता है तो बेथनी कहती है कि इसकी क्वालिटी मेरे अंदर है। फिर बेथनी ब्लैक माम्बा के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसको देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो ब्लैक माम्बा मार्था पर अटैक कर देता है और तभी वो स्पेंसर उसकी नेक पकड़ लेता है और फ्रिज उस सांप के दांत निकाल देता है जिससे कि वो किसी को भी हार्म ना कर सके। इससे उनको बॉक्स में रखा रिवॉर्ड मिल जाता है जिसमें एक हाथी की छोटी सी मूर्ति थी और एक पेपर पर लिखा था कि जैसे ही तुम हाथी को देखो अपनी चढ़ान स्टार्ट कर देना। अब इसके बाद वो चारों ये समझ जाते हैं कि उस मैप का लास्ट पार्ट ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो अभी भी मिसिंग है। इतने में वहाँ वैन पैलेट के लोग उन चारों को मारने के लिए आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्रेवस्टोन अपनी पावर से एक एक करके सभी आदमियों को मार देता है। फिर वैन पैलेट इनके सामने आता है और इनसे उस डायमंड को मांगता है। इसके बाद मूवी के 5th कैरेक्टर की एंट्री होती है एलेक्स की। ये वही लड़का होता है जो 20 साल पहले इस गेम में गायब हो गया था। एलेक्स वैन पैलेट के सामने स्मोक कर देता है और उन चारों को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। एलेक्स उनको एक ऐसी गुफा में ले जाता है जहाँ उनको बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। जब वो उस गुफा में और आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने व्हाइट ब्लेड्स आ जाते हैं। उसको पार करके वो आगे बढ़ते हैं तो फिर उनके सामने पानी की एक खाई आ जाती है जिसके नीचे बड़े बड़े क्रोकोडाइल थे। फिर वो लोग गुफा से बाहर निकलकर वापस जंगल में आ जाते हैं। एलेक्स फिर उन चारों के सामने
अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो बहुत सालों से इस गेम में है लेकिन अभी इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाया है। इधर वैन पैलेट गुस्से में होता है क्योंकि उसको अभी तक उसका डायमंड नहीं मिला था क्योंकि वो अभी भी ब्रेवस्टोन के पास था। फिर एलेक्स उन चारों को अपने घर ले जाता है। ये घर और किसी का नहीं बल्कि एलन पेरिस का होता है। एलन पेरिस जुमांजी के फर्स्ट पार्ट का मेन कैरेक्टर था। एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने भी यहाँ बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की है और अब उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ बची है और इसलिए अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ वो चारों समझ जाते हैं कि उनको जो मैप का लास्ट पार्ट मिलने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही है और हमें इसको ही ढूंढना था। सब लोग एलेक्स को ढूंढकर खुश हो जाते हैं और एलेक्स भी खुश हो जाता है कि ये लोग उसको ढूंढने आए थे। फिर एलेक्स उनको गेम का नेक्स्ट लेवल बताता है। फिर वो अब उस ट्रांसपोर्टेशन शेड की तरफ निकल जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सामने खड़े कुछ गार्ड्स पर नजर रहे हैं और वो उनको इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। फिर वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो उन गार्ड्स का ध्यान डाइवर्ट करने का डिसाइड करते हैं और बाकी के लोग पीछे से ट्रांसपोर्टेशन शेड में एंटर हो जाएंगे। अब सब लोग मार्था को उन गार्ड्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ एक वही लड़की थी जो उनका ध्यान भटका सकती थी। फिर बेथनी मार्था को लड़की के अंदाज में ट्रेन करती है और उसको बताती है कि वो क्या क्या करके उनका ध्यान भटका सकती है। फिर जब मार्था उन गार्ड्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जाती है तो बाकी के लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं और एलेक्स 20 साल पहले की किसी एक्ट्रेस का नाम लेता है जिससे सब समझ जाते हैं कि ये अभी 20 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। वो एलेक्स को बताते हैं कि इस वक्त 2017 का टाइम चल रहा है। वो एलेक्स से पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है। एलेक्स कहता है 1996। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि एलेक्स रियलिटी में 20 साल से यहाँ फंसा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि मार्था उन गार्ड्स के पास उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पहुंच चुकी है लेकिन वो बहुत ही घटिया एक्टिंग करती है जो देखने में काफी फनी होता है। मार्था उन गार्ड्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बहुत फनी हरकतें करती है कि तभी वहाँ म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। सभी को पता होता है कि मार्था की स्ट्रेंथ डांस और फाइटिंग है और जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है वो गार्ड से भिड़ जाती है और एक एक करके उनको मार गिराती है। बेथनी मार्था को देखकर बहुत प्राउड फील करती है और बाकी के लोग पीछे से ट्रांसपोर्टेशन शेड के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग वहाँ रखे व्हीकल्स को चुराने की सोचते हैं लेकिन तभी वहाँ वैन के शूटर आदमी उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो सभी एलेक्स को कहते हैं कि तुमको इस चॉपर को उड़ाना ही पड़ेगा लेकिन क्योंकि एलेक्स के पास एक ही लाइफ बची थी इसलिए वो चॉपर उड़ाने से मना कर देता है। सब लोग एलेक्स को मोटिवेट करते हैं और फिर एलेक्स चॉपर उड़ाने के लिए रेडी हो जाता है। सभी लोग उस चॉपर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग एक खाई के बीच में पहुँच जाते हैं जहाँ उनके दोनों साइड बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और उनके पीछे दो बड़े बड़े एनिमल्स भाग रहे थे। फ्रिज उन एनिमल्स के बारे में बताने लगता है कि ये बड़े बड़े गैंडे हैं जो इंसानों के भूखे होते हैं और इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हम उनको हरा नहीं सकते। इतने में ही एक गैंडे का सिंग चॉपर में लग जाता है और चॉपर पहाड़ से जाकर टकरा जाता है जिसकी वजह से चॉपर के फैन का कनेक्टर हट जाता है और जब वो चॉपर ऊपर नहीं उड़ पा रहा था तो ब्रेवस्टोन किसी तरह चॉपर के ऊपर चढ़कर कनेक्टर को दोबारा से फिट करने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद कनेक्टर फिट हो जाता है। फिर एलेक्स सारे एनिमल्स को नीचे छोड़ते हुए चॉपर को ऊपर ले जाता है। फिर बाद में उन्हें पता चल जाता है कि फ्रिज के बैग से वो डायमंड वही गिर गया है। ब्रेवस्टोन कहता है कि हमें दोबारा से वहाँ जाना होगा क्योंकि डायमंड तो वापस लाना ही होगा। वो लोग ऊपर से डायमंड को देख लेते हैं लेकिन फिर उनमें से कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था डायमंड को लेने नीचे कौन जाएगा क्योंकि सारे एनिमल्स उसी डायमंड के आगे पीछे घूम रहे थे। तभी स्पेंसर फ्रिज को चॉपर से नीचे पुश कर देता है जिसकी वजह से सारे एनिमल्स फ्रिज के पीछे भागने लगते हैं और इसी दौरान ब्रेवस्टोन डायमंड को उठा लेता है। स्पेंसर एलेक्स से कहता है कि जब मैं तुमसे कहूँ तुम लोग चॉपर को 90 डिग्री में नीचे की साइड झुकाना, लेकिन फिर हम देखते हैं कि तब तक फ्रिज उस एनिमल्स के पैरों के नीचे दब चुका था और फिर जब फ्रिज न्यू लाइफ लेकर वापस आता है तो एलेक्स चॉपर को नीचे झुकाता है और स्पेंसर उसका हाथ पकड़कर चॉपर में बैठा लेता है। मूवी में ये चॉपर वाला सीन वाकई देखने लायक था। फिर ये सब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है जो कि उसकी वीकनेस होती है। एलेक्स वहीं बेहोश हो जाता है। उन चारों में से कोई भी नहीं चाहता था कि वो एलेक्स को ऐसी हालत में वहाँ छोड़कर आगे चले जाएं, इसलिए बेथनी अपनी एक लाइफ एलेक्स के साथ शेयर करती है जिससे एलेक्स फिर से जिंदा हो जाता है और बेथनी की एक लाइफ कम हो जाती है। इसके बाद वो सब जैगुआर की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं जहां उनको उस डायमंड को जैगुआर की आंख में लगाना था। वहां पहुंचकर वो लोग ये भी सोचते हैं कि मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता इतना इजी नहीं होने वाला, ये इसी गेम का ट्रैप होता है और ये चाहता है कि जो रास्ता गेम हमें बताए हम उसी पर चले, लेकिन ये रास्ता बहुत डेंजरस हो सकता है। यहाँ ब्रेवस्टोन कहता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्रेवस्टोन कुछ ही दूर चलता है तभी वहाँ बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं और एक जैगुआर उस पर अटैक करके उसको मार देता है। अब स्पेंसर की भी एक लाइफ खत्म हो चुकी थी। फिर जब वो फिर से जिंदा होकर बाकी के लोगों के पास आता है तो वो उन्हें बताता है कि मूर्ति तक पहुंचना इजी नहीं है। फिर ये सब लोग प्लानिंग करके अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं
हैं और अब इनके पीछे वैन की पूरी फौज लग जाती है। वो सारे बाइक राइडर्स उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। ब्रेवस्टोन आगे बढ़ता है और सभी जैगुआर्स को चकमा देकर उनको एक आग के गोले में ट्रैप कर देता है और फिर से मूर्ति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जब सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो फ्रिज के सामने एक बड़ा सा हाथी आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसको एनिमल्स के बारे में और उनकी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज थी इसलिए वो उससे बात करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वैन बेथनी को पकड़ लेता है और फिर उसको सबके सामने ले आता है। वैन बेथनी को लेकर सबको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे वो डायमंड नहीं दिया तो मैं इसको मार दूंगा। स्पेंसर यहाँ कहता है कि उसके पास डायमंड है ही नहीं और तभी हम देखते हैं कि फ्रिज हाथी पर बैठकर पीछे से तेजी से आ रहा होता है और वहाँ सारे जैगुआर्स को मार देता है। इसी दौरान डायमंड फिर से कहीं पर गिर जाता है और वैन के हाथ से भी उसकी गन नीचे गिर जाती है। मार्था ब्रेवस्टोन से कहती है कि तुम यहाँ से ऊपर जाओ, डायमंड मैं तुमको लाकर दूंगी। इधर फ्रिज और बेथनी भी वैन पर मिलकर अटैक कर देते हैं। ब्रेवस्टोन वहाँ से बाइक पर बैठकर पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देता है और बहुत ही मस्त अंदाज में राइडिंग करता है जिसको देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेवस्टोन पहाड़ों पर चढ़ने लगता है। वो पहाड़ सीधी चढ़ाई वाले और बहुत घुमावदार होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेवस्टोन अपनी बाइक को नहीं रोकता। फिर हम मार्था को देखते हैं जो डायमंड को लेने के लिए एक जगह पर जाती है और वो जगह पूरी स्नेक से भरी हुई थी। तभी वैन भी वहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि ये जंगल श्रापित था इसलिए सभी एनिमल्स वैन की बात मानते थे और वैन के कहने पर सारे एनिमल्स मार्था को घेर लेते हैं, क्योंकि मार्था ने ब्रेवस्टोन से प्रॉमिस किया था कि वो उसको डायमंड लाकर देगी, जिसकी वजह से सांप उसको काट लेते हैं और वो मर जाती है और अब उसकी एक लाइफ चली गई थी। जब वो अपनी लाइफ लेकर वापस आती है तब तक ब्रेवस्टोन भी पहाड़ी के सबसे ऊपर पहुंच चुका था। मार्था न्यू लाइफ के साथ जब जमीन पर आती है तो वो डायमंड को ब्रेवस्टोन को दे देती है। ब्रेवस्टोन भी उस डायमंड को जैगुआर की आंख में लगा देता है, लेकिन सब देखते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं होता और तभी सबको याद आता है कि ये गेम जुमांजी का नाम लेकर खत्म होगी और फिर वो सभी एक एक करके जोर जोर से जुमांजी जुमांजी चिल्लाने लगते हैं। ऐसा करने से उस जंगल का श्राप खत्म हो जाता है और वो जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है और वैन भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी निगेल फिर से उनके सामने आ जाता है और वो उन सबको कांग्रेचुलेशन करता है, ये कहकर कि आप लोगों ने हमारे इस जंगल को बचा लिया और जुमांजी को श्राप से भी मुक्त कर दिया। वो कहता है कि मुझे अब सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। निगेल सबसे हाथ मिलाता है। वो जैसे ही एलेक्स से हाथ मिलाता है वो अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए वहाँ हवा में उड़ जाता है। फिर वो सबसे एक एक करके हाथ मिलाता है और वो सभी उनसे गुड बाय बोलकर अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों स्कूल के उसी बेसमेंट वाले रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने वो गेम खेलना शुरू की थी। वो चारों फिर देखते हैं कि एलेक्स वहां पर नहीं है और वो उसको ढूंढने के लिए फ्रीकी हाउस के पास जाते हैं, लेकिन अब वो हाउस एक नॉर्मल हाउस जैसा लग रहा था और उस घर में डेकोरेशन भी हो रखी थी। एलेक्स उन बच्चों को देखता है और उनके पास आकर उनसे मिलता है। बेथनी उसके लिए उसकी एक स्पेशल फ्रेंड थी इसलिए वो उससे सबसे पहले मिलता है। एलेक्स उन्हें बताता है कि इस गेम ने उसको फिर से उसी टाइमलाइन में भेज दिया था, मतलब कि 1996 में, और तब से वो अपनी फैमिली के साथ है और मेरी शादी भी हो चुकी है। वो बताता है कि मैंने अपनी दूसरी बेटी का नाम बेथनी रखा है क्योंकि बेथनी नाम की लड़की ने ही मेरी एक बार जान बचाई थी। आखिरी में हम देखते हैं कि जो चार बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड भी नहीं थे वो स्कूल खत्म होने के बाद साथ में दिखते हैं और एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो चारों बच्चे उसी गेम के आसपास खड़े होते हैं और फ्रिज एक हैमर से उस गेम को तोड़ देता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।